Hi everyone, I'm Varsha. I'm glad to be here with you today. Now let's get started the classical and versus the Keynes theory. Firstly, first point is the introduction. In the classical term they associate with the Karl Marx. The term effective the demand firstly used by the classical economist the Malthus. क्लासिकल देखिए, क्लासिकल जो था वो कार्ल मार्क्स ने टर्म किया था और जो कीन्स था वो माथस ने किया था डिमांड साइड. ओके, द फर्दर यूज बाय द एडम स्मिथ. जो क्लासिकल था वो एडम स्मिथ ने यूज़ किया, रिकार्डो ने और जेबी से ने किया था. ठीक है. इन और जो कीन्स है, माल्थस वॉज ओनली द इकोनॉमिस्ट हु एम्फेसाइज द डिमांड साइड. ED later on the modified by the J.M. Keynes. AD added the जो एग्रीगेट डिमांड है जो ऐड किया गया था, जो कि माल्थस ने नहीं किया था वो. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कीन्स एंड एनालिस्ट classical and Keynes. Okay, the second point is the determinants of the output and the employment. In the classical, the income, the output and the employment is determined by production function such that the demand for the labor and the supply of the labor. In the Keynesian theory, output is the function of the employment. Employment is the function of the effective demand. The aggregate supply is equal to the aggregate demand, that is equilibrium of demand. Third point is the labor market equilibrium. Labor market equilibrium in a classical, the demand for labor and supply of labor both are the function of a real wages. In the Keynes theory, the same demand for a labor depend upon the real wages, but supply of labor depend upon the money wages. Fourth difference is wage price flexibility. Wage price flexibility in classical, they believe that according to the Piaget, they believe that the money wages cut provide the full employment. मीन्स द किसी की भी सैलरी वेजेस रेट कम नहीं करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. ठीक है. इन अ कीन्स थ्योरी द मनी वेजेस शुड बी अ कांस्टेंट. इन अ कीन्स मनी वेजेस शुड बी अ कांस्टेंट. रियल वेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्राइस. Wages cut leads to increase the unemployment. For example, in the 2016 the wage rate is 300. In a 2018 wage rate is 300, but in 2000 wage rate is 200. In a 2018 250. तो रेट ऑफ रियल इनकम क्या हुई है 2016 में 100 और 2018 में 50. Okay, but in the classical, demand will rise, production will rise. Wage rate decrease, the cost decrease, and price will be also decrease. That means demand for labor increase is equal to the full employment. Understood? Simple है कि जो हम क्लासिकल में बोलते हैं, अगर हमारा वेज रेट डिक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज़ होगा एंड प्राइस भी हमारा डिक्रीज़ होगा. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम क्लासिकल में ही ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिमांड है, अगर डिमांड को हम इंक्रीज़ करें तो प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज़ होगा. प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है ना, डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है तभी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है. डिमांड फॉर लेबर अगर हम इंक्रीज़ करें तो इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. ओके. और कीन्स में अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रियल इनकम है वो कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मनी जो वेजेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे.
नाउ अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, गुड इक्विलिब्रियम। गुड इक्विलिब्रियम में देखिए यहाँ पे क्या है कि गुड इक्विलिब्रियम में इन द केस the saving is a function of the income and the investment is a function of the rate of interest as well as the MAC. ओके, हम कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे सेविंग है हमारी वो किसकी इक्वल होगी, रियल इनकम की। दैट मीन्स जो हमारी इनकम है वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस MAC के इक्वल होगी। अब देखिए इन द क्लासिकल द गुड मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, बोथ आर द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो हमारा जो सेविंग है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, पॉजिटिवली। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे किसके क्या होगा कि इक्वालिटी बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट ब्रिंग बाय द ROI मतलब रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे कट होगा सेविंग कर्व और डिमांड कर्व, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट कर्व, उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम वहाँ पे। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली ROI मीन्स यहाँ पे जो रेट वो क्या है, रिलेटेड होता है। ओके, तो ROI इज़ डिटरमाइंड वेयर एज द सेविंग एंड द इंटरेस्ट आर इक्वल एंड ROI इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट इन द केस द ROI is determined where the demand for money and the supply of the money are equal. So DM is equal to SM. Now the sixth point is the money market equilibrium. In the money market equilibrium based as the Fisher quantity theory of money, it is in the classical. Okay. In the classical, the money market equilibrium is based on the Fisher quantity theory of money. Price leaves the depend on the supply of money. As the supply of money increase, the price also be increase, but the value of money would be decrease. Okay, supply of money may be positive with the price or negative with the value of the money. Supply of money in the classical, the positive value of money, positive value with the price, negative with the value of money. Okay, मैंने माई मिस्टेकली गलत बोल दिया है, याद रखना। सप्लाई ऑफ मनी पॉजिटिव विद प्राइस, नेगेटिव विद वैल्यू ऑफ मनी, बट द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। अगर हमारा ऐसा इंक्रीज़ होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है, जो मनी की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ओके, नाउ इन द केस द ड्यूरिंग द अंडर एम्प्लॉयमेंट इफ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज एंड द आउटपुट also increase but price would remain the constant. Now the next point is price level and the output. In the classical, under the full employment aggregate supply curve will be vertical line, equilibrium will be at the aggregate demand is equal to aggregate supply. In the Keynes, according to Keynes, with the increase in aggregate demand there will be increase in the price, employment and the output. In classical, after the full employment only the price and the demand would increase, but output and employment remain the constant. Maybe it's a lead to inflation. In the classical, maybe it leads to inflation. In the Keynes, the effective demand equilibrium entrepreneur get only the normal profit. If the price increase, the employment increase and output will also be increase. Okay. Next point is the demand for money. In the classical, demand for money is demanded for two motives: transaction purpose and precautionary purpose. Both purpose depend upon income. In the classical, the demand for money for the
two motives, transaction and precautionary purpose, both are the depend on the income. But in the case, demand for money for the three motive, transaction, precautionary and speculation. Transaction, precautionary and speculation. Total money and the prime money will be is equal to the income. यानी कि ट्रांजेक्शन मनी एंड द प्रिकॉशनरी मनी हमारी किसके इक्वल होगी, स्पेकुलेशन इनकम के लिए इक्वल होगी. एट द लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट द स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली लार्ज. इट इज़ कॉल्ड अ लिक्विडिटी ट्रैप. आपसे बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप इज़ एट द लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज़ एक्सट्रीमली लार्ज. इट्स कॉल्ड अ लिक्विडिटी ट्रैप. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टाइम पीरियड. इन द क्लासिकल the time period they assume the long run full employment can attain in the long run. Taste, habits, technology and the supply of the labor remain the constant in the short run. But in the Keynes, this says long run we are already dead. So all the economics activity should be take place in the short run. Equilibrium can be possible under employment condition rather than the full employment. Okay. So now the next point is the government interventions. ठीक है, interventions में in the classical believe in the laissez faire policy. In the long run full employment attained through the self adjusting the process demand and supply. In economy there should be no intervention of the government. ठीक है, but in the case government intervention is necessary. गवर्नमेंट का रोल होता है उनका, ठीक है, फॉर वेलफेयर. autonomous investment is very important in the Keynes. The last point is the role of money. Role of money in the classical, the money is neutral. Money is neutral. They believe that the money has the neutral effect on the economy. But in the Keynes, they developed the monetary theory of the interest. He considered the output, the employment and the interest rate as a monetary phenomena. But in the classical, in theory of the value, they consider the output, the employment, the rate of interest are determined by the real force, demand and supply, not be monetary. But in the Keynes, they combine the value theory of classical and his the monetary theory through the output. Thank you and have a nice day.